हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी से अपनी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और आई होप आप बहुत अच्छी होंगे, बहुत अच्छे से अपने दिवाली को मनाया होगा एंड और अच्छे से स्टडी भी की होगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ दिवाली ही मनाई होगी, आपने जो है अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी की होगी एंड साथ में आपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी स्टडी किया होगा। पढ़ लिए? बताइए यस और नो। और आज थोड़ा सा हमने जल्दी क्लास शुरू कर दी है क्योंकि जैसे मैंने कहा भी था कि डाउट सेशन है हमारे। तो डाउट सेशन का मतलब होता है आपके डाउट, कि हमारे डाउट नहीं। तो एक भी क्वेश्चन हमें स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं आया है कि कोई डाउट्स उनको हो या कोई प्रॉब्लम हो, बहुत अच्छी बात है। यानी स्टूडेंट्स को सारी चीजें एकदम क्लियर है। तो हम पेपर्स खत्म करेंगे क्योंकि कुछ पेपर हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं प्रीवियस ईयर के। कुछ क्लासेस जैसे हम डेली क्लासेस लेते थे तो क्लासेस के साथ में हमने कवर अप कर लिए हैं एंड बाकी जो बच रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आज मैंने आपने देखा होगा अभी हमने 2 ही क्लासेस का शेड्यूल डाला है क्योंकि हमें नहीं पता कि क्लासेस कितनी लंबी हमारे पास चलेगी। तो आज हम अपने जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, साइकोलॉजी के ऑलरेडी हम प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से पेपर्स को उनको देख लेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स के ऑलरेडी सभी पेपर हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार उनको भी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। बाकी इंडियन जीके का, एचपी जीके का ऑलरेडी आपको करवा दिया गया है रिवीजन। बाकी आपके पास बचता है इंडियन जीके का, ठीक है। गुड मॉर्निंग कृष्णा जी, गुड मॉर्निंग दीक्षा जी। एंड जैसा कि ऑलरेडी आपके साथ मेंशन होता है कि हम अपने कोर्स को ऑलरेडी 25-30 दिन पहले ही खत्म कर देते हैं। चाहे आपके मॉडल टेस्ट पेपर्स हो गए, तो मॉडल टेस्ट पेपर आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं। 10 मॉडल टेस्ट पेपर हैं, उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना। बाकी न्यू भी हम बनाएंगे जो वीक बाय वीक आपको मिलते रहेंगे ताकि हमें पता लग सके कि लेटेस्ट, क्योंकि पेपर तो कुछ पिछले भी बने होते हैं ना, तो जो लेटेस्ट पेपर है उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर सको। ओके, तो कोई इशू नहीं है। आज हम करेंगे साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और देखेंगे पिछले सालों में किस तरीके से आपके पास एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये फाइल्स ऑलरेडी आपको दे दी गई है, प्लस साथ में प्रीवियस ईयर के जितने भी सॉल्यूशन है वो सारे आपके पास प्रेजेंट है। अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक फोल्डर होगा PYQ यानी प्रीवियस ईयर पेपर करके, उसमें सभी के आंसर हैं। तो कुछ पोर्शन चेक कर लेते हैं। 2013 का पेपर है ये। ऑलरेडी जो क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। एंड फिजिक्स की बात रही तो इसकी फिजिक्स सेक्शन भी हम कवर कर चुके हैं आपके पास। थोड़ा सा PDF बड़ी हो गई ना ये, तो इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। एंड ये भी हम ऑलरेडी आपके पास कवर कर चुके हैं। बाकी बात रही आपके पास ये वाली, तो केमिस्ट्री भी यानी 2013 का जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है ना। वो आपके पास कंप्लीटली हमने स्टडी कर लिया है, चाहे इसका साइकोलॉजिकल पोर्शन हो गया, कोई भी आपके पास पोर्शन हो गया। इसमें भी अगर 14 का पेपर भी अगर आप देखोगे तो इसमें साइकोलॉजी पोर्शन हो गया, फिजिक्स पोर्शन हो गया, वो हमने कवर कर लिया है। मैथमेटिक्स पोर्शन भी हमने इसमें कवर कर लिया है, ठीक है। हाँ, ये कर तो लिया था हमने, है ना। फिजिक्स वाला पोर्शन भी, इसको भी हमने कवर कर लिया था आपके पास, है ना। ये भी हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है सारा का सारा। और जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है इसको भी हमने पूरा पढ़ लिया है। यानी 2013 और 14 का जो पेपर है वो हमारे पास ऑलरेडी डन है, ठीक है। बाकी 16 का पेपर मुझे नहीं लगता अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। बाकी चलो यहाँ पे आंसर वगैरह तो मार्क है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैथमेटिक्स होगा, तो मैथ्स तो मुझे लगता है ये कर लिया। मैथ्स के क्वेश्चन एक्चुअली सेम सेम ही होते हैं ना सारे, तो इसलिए लगता है कि सभी कर लिए हैं। ये रहे आपके पास यहाँ से, है ना। हाँ, ये वाले रहे। यहाँ पे मार्क ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम डिटेल में स्टडी करेंगे किस तरीके से आप इनको समझ सकते हो, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपके पास, राइट द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ। देखो माइक्रोन, मिलीमीटर, ठीक है, एम्पियर एंड स्ट्रॉन्ग होगा आपके पास ना ये, और यहाँ पे फेरमी, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पे लिखा गया है, आपको इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखो, राइट द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ। फर्स्ट है माइक्रोन, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम एंड फेमी। अब देखो
अब मेन चीज क्या है कि आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि मीटर कितना होता है, सेंटीमीटर आपके पास कितना होता है, मिलीमीटर आपके पास कितना होता है, फेरमी कितना होता है। और ये सारे के सारी टर्म्स अगर आप याद करोगे तो आपको करवाए गए हैं, है ना, करवाए थे ना आपको। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको नोट फिर से कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं माइक्रो की, ठीक है, जैसे 1 माइक्रोमीटर ऐसे ही लिखते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे है, हाँ ये जो माइक्रोन है यहाँ पे, लेकिन ठीक है, यानी माइक्रो, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻⁶ ऐसे आपके पास आ जाता है। जब आप मिलीमीटर की बात करते हो तो मिली यानी 10⁻³ मीटर की बात आपके पास हो जाती है। सेंटीमीटर की जब हम बात करते हैं तो 10⁻⁻² मीटर आपके पास हो जाता है, ठीक है। डेसीमीटर की बात करते हैं तो 10⁻⁻1 आपके पास हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप सभी को स्टडी करते हो। एंस्ट्रॉम की बात करें तो 10⁻⁻10 आपके पास हो जाता है, ठीक है। और फेरमी 10⁻15 होता है। तो यहां से इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे पहले तो डी वाला ही आपके पास आएगा, फिर ये आ जाएगा 10⁻⁻10, ठीक है। तो देखो कौन है इसमें और ये, यानी बी और डी में से ही कोई राइट आंसर बनेगा। फिर जस्ट आपको इनको कंपेयर करना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन है आपके पास, मिली है, ठीक है। तो डी आपके पास ये बन जाएगा इस तरीके से, ओके। हाँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़े तो आपने सारे हैं, जस्ट हम इसको समझा रहे हैं आपको, है ना। नेक्स्ट देखो, इन द फॉलोइंग पेयर आपको बताना है किसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, है ना। जैसे टॉर्क और वर्क आपके पास हो गया, मोमेंटम है, प्लैंक कांस्टेंट आपके पास हो गया, स्पीड एंड वेलोसिटी हो गई, स्ट्रेस एंड प्रेशर आपके पास हो गया। देखो जब भी आप बात करते हो स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस भी तो फोर्स अपॉन एरिया आपके पास होता है, तो ये तो सेम ही आ जाएंगे स्ट्रेस और प्रेशर। स्पीड और वेलोसिटी की बात करें, बोथ के यूनिट सेम है, डायमेंशन भी सेम आएगा। टॉर्क और वर्क के आपने देखे थे कि जो फॉर्मूला था ना वो सेम ही आया था, जैसे वर्क के ml2t-2 आया था, तो टॉर्क के भी तो सेम ही आए थे, लेकिन फर्क था टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी स्केलर थी। डिफरेंस पूछा है तो मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट ही आपके पास बचता है फिर, क्योंकि बाकी तो सेम सेम टर्म्स हमारे पास आ गई ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल to each other is 282.8 Newton, then the magnitude of each force will be। अब देखो आपके पास एंगल तो दिया गया है ना, यानी अगर इनडायरेक्टली अगर आप देखो तो वेक्टर्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, जो वेक्टर्स आपके पास होते हैं वेक्टर्स की बात यहाँ पे हो रही है। तो आप वेक्टर का रूल को यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हो, है ना, ठीक है। क्या आंसर आएगा आपके पास इसका, ए इज इक्वल टू, यानी जो आंसर होगा वो होगा 200 न्यूटन, है ना। ठीक है, रिजल्टेंट आता कैसे टू फोर्सेस का, दैट इज आर इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 का कॉस ऑफ थीटा, इसी तरीके से है। और क्या बोलता है, फोर्सेस इक्वल है ना, और जो उनके राइट एंगल, तो टोटल फोर्स तो आ गई, जो रिजल्टेंट आपके पास आ रहा है, आर की वैल्यू है 282.n, है ना, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स एट राइट एंगल। और cos 90 है आपके पास, तो ये तो 90 cos 90 जीरो हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो फोर्सेस सेम है आपके पास, ठीक है, फोर्सेस तो सेम है ना आपके पास, आर की वैल्यू दी गई है, तो बस आर की वैल्यू डाल के इसको आप चेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोलते हैं आपके पास है, a ship of mass 3 into 10 raised to power 7 kg initially is at rest. Force of pulling is 5 into 10 raised to power 4 Newton through a distance of 3 meter. ठीक है, assuming that the resistance due to water is negligible, जो वाटर की रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली निग्लिजिबल है वहां पे, ठीक है। देन द स्पीड ऑफ द शिप इज, आपको स्पीड ऑफ शिप निकालनी है, यानी वही फॉर्मूला आपके पास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ जाएगी यहाँ पे फोर्स बाई मास। तो फोर्स है आपके पास कितने, 5 into 10 raised to power 4 डिवाइडेड बाई, ऐसे होगा ना,
5 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁷ तो यहां से आपके पास एक्सेलरेशन निकल जाएगी इसकी। ठीक है, फिर आप लगाना वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2a s। तो आपको निकालनी थी स्पीड यहां से। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी, आपको v की वैल्यू निकालनी है। इनिशियली तो वो 0 होगा फिर, क्योंकि रेजिस्टेंस उसकी है नहीं आपके पास। ठीक है, तो वी स्क्र इज इक्वल टू 2a s ही आपके पास बचेगा। ठीक है, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट के ऊपर था ना, तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी। दिस विल बी इक्वल टू 0.01। ठीक है, देखने में लग रहे हैं आपके पास की टफ है, इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, इन रॉकेट फ्यूल बर्न एट द रेट ऑफ 1 kg per second, the fuel is ejected from the rocket with the speed of 60 किलोमीटर पर सेकेंड। द exert a force on the rocket equal, ठीक है, कितनी फोर्स जो है रॉकेट वहां पे एग्जर्ट करेगा, 60,000। और ये क्वेश्चन आपको हमने ऑलरेडी करवाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवाया गया है। मिरर यूज डेंटल, डेंटिस्ट यूज करते हैं आपके पास कॉनकेव मिरर। ठीक है, टाइम टेकन बाय द विनर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। देखो जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, सप्तऋषि, द कॉन्स्टेलेशन सप्तऋषि इज ऑल्सो नोन एज, तो बिग डिपर, ग्रेट बियर, उर्सा मेजर, इन सभी को क्या बोलते हैं आपके पास, सप्तऋषि। ठीक है, हैली धूमकेतु 75 सालों में देखा जाता है, आई थिंक 2062 में देखा जाएगा। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है आपको, डिस्प्लेसमेंट बताता है। ठीक है, और मोटर वोट वेव इन अ स्ट्रेट लाइन इन लेक विद एक्सलेशन, आपके पास एक्सलेशन भी दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड इनवर्स के इन 8 सेकेंड, और टाइम भी दिया गया है 8 सेकेंड के अंदर वो इतना एक्सलेट हो जाता है फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, यानी स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू 0 थी। आपको डिस्टेंस निकालना है, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as, है ना। तो एक्सलेशन भी है, एस आपके पास डिस्टेंस हो गया। ओके, एच हाइट के साथ आता है ना ये, तो एस डिस्टेंस हो गया, यू की वैल्यू आपके पास 0 है। वी आप निकाल सकते हो यहां से, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 करके। ठीक है, क्योंकि आपको s निकालना तो v भी चाहिए, तो u 0 हो जाएगा, और एक्सलेशन उसका आपके पास 3 है, और टाइम उसका आपके पास 8 है, तो 24 के आसपास बनेगा ये, है ना। ठीक है, यानी वो कितना आपके पास उसकी स्पीड होगी, दैट इज द, यानी 3 मीटर पर सेकेंड इन 8। ठीक है, तो टोटल जो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 24, एंड इसको रीअरेंज करना। ठीक है, दिस विल बी अराउंड इक्वल टू 96 मीटर। द वेट ऑफ द बॉडी एट द मून सरफेस टू दैट ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, देखो पूछ रहा है वेट ऑफ द बॉडी एट द मून। ठीक है, मून के ऊपर कितना वेट होगा, वेट होता है कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही होता है। ठीक है, जो जी की वैल्यू होती है मून के ऊपर, दिस विल बी इक्वल टू जी ऑफ अर्थ बाई 6, है ना, उसके आपके पास 6 टाइम वो हो जाती है। क्लियर, तो 1/6 टाइम वो रहती है। तो पूछ रहा है किसी भी बॉडी का वेट सरफेस ऑफ द मून टू दैट ऑफ द अर्थ, अर्थ के कंपैरिजन में कितने टाइम वो आपके पास रहता है, यानी 0.16 टाइम्स। और 60 वॉट बल्ब, ये क्वेश्चन सभी किए हुए हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन देखो, अ 60 वॉट बल्ब इज यूज फॉर 6 आवर डेली, द एनर्जी कंज्यूम बाय द बल्ब इन 1 डे विल बी, यानी एक दिन में जो बल्ब है वो कितनी एनर्जी आपके पास कंज्यूम करेगा। तो पावर होती क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम ही तो होता है ना। पावर है उसकी 60 वॉट है आपके पास। ठीक है, अगर उसकी पावर 60 वॉट है, और दिन में वो कितनी बार आपके पास यूज होता है, यूज फॉर 6 आवर। ठीक है, 6 घंटे वो आपके पास यूज हो रहा है। ठीक है, 60 वॉट बल्ब इज यूज फॉर 6 आवर डेली कंज्यूमिंग द, ठीक है, तो इनटू 6, ठीक है, आर के साथ कर दिस विल बी इक्वल टू 3 6 36 हो गया, 6 के 36 0। ठीक है, दिस विल बी अराउंड इक्वल टू 0.36 यूनिट्स। ठीक है, पावर वॉट में आएगा ना आपके पास वो, सॉरी एनर्जी है ना जूल में आएगी, तो जूल को आपको यूनिट में भी बदलना पड़ेगा। दिस विल बी इक्वल टू 0.36 यूनिट्स। 360 यूनिट नहीं है, 360 जूल हो गया वो एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन एनर्जी को आपको कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा। ठीक है,
तो जब आप एनर्जी की कन्वर्जन करोगे तो वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर दो उसको 1000 के साथ, वो आपके पास सही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे आप उसको 1000 के साथ, क्योंकि किलो वाट आवर का मतलब होता है, जैसे आप घरों में बिजली देखते हैं तो वो आती है किलो वाट आवर के साथ। तो वाट आवर तो हो गए आपके पास यहाँ पे, जैसे पावर हो गया, पावर के यूनिट वाट है, और आवर, ठीक है, तो वो तो आपके पास एनर्जी के यूनिट बन जाएंगे। क्लियर? किलो का मतलब 1000, तो आपके पास 3600 आया ना, तो डिवाइडेड बाई 1000, दिस विल बी इक्वल टू 0.36 यूनिट आपके पास आ गया। ठीक है, साउंड वेव आर, जो साउंड वेव हो, किस तरह की वेव हमारे पास होती है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर है आपके पास। ठीक है, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 GM, देखो 1 GM को लिखते कैसे हो, 1 ग्राम, तो 1000 के साथ किया था हमने, यानी 1 × 10⁻³ और E इज इक्वल टू mc²। पढ़ाया था ना ये सारे क्वेश्चन करवाए, इसलिए मैं ज्यादा टाइम ले नहीं रहा इसमें। 9 × 10⁻13 जूल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, तो माइक्रोवेव वेवलेंथ, बाकियों की तो फ्रिक्वेंसी काफी ज्यादा आपके पास रहती है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ जूल। तो मेगा का मतलब होता है 10 यानी 6 +6 होगा। तो ये जब यहां पे जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 13, है ना? तो कितना आ जाएगा? 1.6 × 10⁻13 बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 711 माइक्रो फैराड, ये ऑलरेडी आपको करवाया गया है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अर्थ लाइज टू अर्थ इज मैक्सिमम एट, अगर आपको बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, हाईएस्ट वो होती है इन्फानाइट के ऊपर, जब इन्फानाइट डिस्टेंस आपके पास होगा तभी होगी। एटमोस्फेयर देखो, एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पूछी गई है 1.013 इंटू 10⁵ इससे आसान पेपर कहां देखने को मिलेगा? विद इंक्रीज द प्रेशर द वेलोसिटी ऑफ द साउंड रिमेन कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.47, कोई इशू आपके पास नहीं है। ठीक है, टू थिन कन्वर्जिंग लेंस, लेंसेज हैं यानी कॉन्वेक्स हैं, और फोकल लेंथ दी गई है, दोनों की फोकल आपको पता है कन्वर्जिंग लेंस है ना, टू थिन कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 15 मीटर एंड, तो एफ की वैल्यू दी गई है, आर हेल्ड इन द कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, पावर ऑफ द कंबाइनिंग, तो पी कैसे आता है? प्लस के साथ आपके पास आएगा, है ना, दैट इज पावर होता है 1/f, तो सेंटीमीटर में ही है, तो कोई इशू नहीं है आपके पास। 1/f, तो टोटल एफ कितना होगा? 1/f इज इक्वल टू 1 f2, ऐसे होगा, है ना? तो इसको सॉल्व करना, कितना आएगा आपके पास, यानी 1/f की वैल्यू आ जाएगी, और 1 यानी p इज इक्वल टू 1/f होता है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसका इनवर्स कर देना, तो 1/10 आएगा, तो 10 डायोप्टर। देखो सेकेंडरी रेनबो का भी पूछ लिया है, प्राइमरी का हमने पढ़ा था। सेकेंडरी रेनबो द कलर रिवर्स, रिवर्स हो जाते हैं, देन पैटर्न दैट द ऑफ प्राइमरी रेनबो ड्यू टू, क्योंकि वहां पे टू टाइम क्या होती है? रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना हमने, टू टाइम इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन तो दोनों में ही टू टाइम होती है। क्लियर? तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं आपके पास। अ क्यूबिकल फ्लॉक्स रेस्ट है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, tan ऑफ थीटा के साथ आता है, दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। इंडियन ज्वाइन द स्पेस क्लब बाय लॉन्चिंग, इंडियन है आर्यभट्ट 75 में। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फोर फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, पढ़े थे हमने। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे, रंगटन, 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इंक्रीजेज बाई, अगर आपके पास 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करता है तो आपको पता है वेलोसिटी बढ़ती है, कितनी बढ़ेगी? 0.61 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी इंक्रीज हो जाती है आपके पास? 0.1 यानी 0.61 मीटर पर सेकेंड, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है आपके पास वो इंक्रीज कर जाती है। अब इस पेपर में देखो जरा, डायरेक्ट क्वेश्चन कितने हैं? एक, दो, अच्छे गायब हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, यानी तकरीबन यहाँ पे 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट हैं। डायरेक्ट का मतलब समझते हो ना, कि क्वेश्चन देखा और आंसर दिया। इस तरह के क्वेश्चन है 25 के आसपास। और ये पूरा का पूरा पेपर आपको ऑलरेडी हम करवा चुके हैं पहले, है ना, याद करो। क्वेश्चन हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए हैं, तो कोई इश्यू आपको नहीं आना चाहिए। ठीक है। हाँ, ये था हमारे पास 2014 का। नेक्स्ट पेपर आई डोंट नो कौन सा है, यहाँ पे लिखा भी नहीं है कहीं पे। अच्छा, 19 का है। ये है 2019 का पेपर। चलो देखते हैं 19 में किस तरह के क्वेश्चन आपके पास पूछे गए थे। पीडीएफ भी सामने सामने बना दिए ये। आई थिंक ये किसी से हमने मांगी होगी और उसने टेढ़ी मेढ़ी बना के दे दी है। कोई नहीं, मोबाइल में तो हो जाती है कन्वर्ट, इसमें नहीं होगी, है ना। अब ये आपको उल्टे आएंगे, तो आप ऐसा कर सकते हो कि मोबाइल को थोड़ी देर सीधा पकड़ लो। ठीक है। जैसे कि देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास। जैसे आपके पास सोलर एनर्जी है, वो किसकी वजह से आपके पास होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है। ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं आपके पास। A person cannot distinct see object kept behind 2 meter. This defect can be corrected by using a lens of power. अब देखो क्या बोल रहा है, आपके पास एक पर्सन है और दूर की चीजों को वो नहीं देख पा रहा है ना। जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है आपके पास, उनको प्रॉपरली नहीं देख पाता है, जो 2 मीटर से दूर आपके पास रखे हो। यानी दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? उसको उसको शॉर्ट साइटनेस है। ठीक है। तो तकरीबन यदि मायोपिया का केस है आपके पास, ठीक है, तो उसके लिए यूज की जाएगा आपके पास कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस में जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव वाले ही आंसर होंगे आपके पास। ठीक है। और बोलता है कि 2 मीटर वाली, तो फोकल लेंथ के साथ आप निकाल सकते हो पावर, P इज इक्वल टू 1/f, ऐसे आएगा। और दिस विल बी 2 मीटर, तो दिस विल बी अराउंड इक्वल टू -0.5। ठीक है। इस तरीके से आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, आसान क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास, आउट ऑफ रेड ग्रीन ब्लू वायलेट विच कलर डेविएट द मोस्ट इन ग्लास प्रिज्म। बढ़ाया था आपको, जब विव ग्योर बनता है तो कैसे देखा था आपने? VIV GYOR, तो आर ऊपर था। रेड कलर सबसे कम डेविएट कर रहा था, है ना। जो रेड कलर था वो आपके पास सबसे कम डेविएट कर रहा था। If the length of the simple pendulum increase by 2%, then the time period increases by, क्या बोलते हैं आपके पास जो पेंडुलम होता है, अगर उसकी लेंथ को आप क्या करते हो, इंक्रीज या डिक्रीज करते हो। ठीक है। तो यहां पे बोल रहे हैं कि आप उसको इंक्रीज कर रहे हो, कितना? 2%। ठीक है। लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, तो एल कितना, पहले मान लो एल है, फिर यही एल 2% इंक्रीज कर गया। 2% का मतलब होता है 2 और एल ऐसे होगा, तो यहां से कट गया 50, यानी LY 50, यही मतलब है। ठीक है। कि इतना जो है वो आपके पास इंक्रीज कर चुका है, तो यही तो आपको चेक करना है कि कितना आपके पास वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। और काटना चाहे तो और भी कट जाएगा। देखो 1/50 आपके पास, 1/50 को काटोगे तो कितना होगा आपके पास? ये 1 अंडर रूट, सॉरी 50.0 नहीं जाएगा, फिर से आपके पास 0 0 2 के साथ आ गया, यानी इतनी बढ़ गई आपके पास है 0.02L। ठीक है। एल प्लस जो न्यू एल आपके पास देखो, एक L1 हो गया, L2 कितना हो जाएगा आपके पास? 1.02 ऑफ L1, इतना आ गया ना, यही वैल्यू आपके पास निकली है। बस टाइम पीरियड का रेशियो पूछ रहा है, तो T2/T1 दिस विल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ना लेंथ के, तो दिस विल बी इक्वल टू L2/L1, तो 1.02/L1/L1। ओके, तो इसको कैंसिल कर दो, दिस विल इक्वल टू 1.02%। तो अप्रोक्सीमेशन में देखा जाए तो 1% ही है आपके पास ये। ठीक है। ऐसा होता है ना फार्मूला, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πL/g। ठीक है। तो इंक्रीज बाई 1%। ठीक है। ये आ गया देखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है।
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर लिक्विड इज, अब रिजिडिटी की बात कर रहा है, शेयर मॉडुलस की बात आपके पास कर रहा है। ठीक है, बताओ जरा इसका क्या आंसर होगा। रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ लिक्विड इज 0 होता है। देखो बाकियों के केस में तो इन्फानाइट ही आ रहा था सभी में, है ना। शेयर मॉडुलस बोल दो या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोल दो, मैंने बताया भी था कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ रिलेटेड हीट टू, दिस विल बी इक्वल टू जो वर्क आपके पास होता है ना, दैट इज जूल इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू जे क्यू, कुछ इस तरीके से आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो J इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, दैट इज द मैकेनिकल वर्क, तो वर्क के साथ कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, नन ऑफ दीज, तो मे बी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी तो आपको वर्क को रिप्रेजेंट करती है, यूनिट दोनों के सेम है, जूल के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलता है, वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, देन अदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, एवरेज स्पीड निकालनी तो वी एवरेज का फॉर्मूला आपके पास होता है ना। वी एवरेज का फॉर्मूला लगा, देखो ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर, डिस्टेंस तो सेम है ना, ठीक है, इन 4 सेकेंड, ठीक है, तो अब वी एवरेज निकाल सकते हो, क्या होता है आपके पास, टू ऑफ v1 v2 बाई v1 प्लस v2, तो स्पीड निकालना कौन सी बड़ी बात है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो दोनों के इक्विवेलेंट ही है ना, बराबर ही है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड अपॉन टाइम, यानी स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, ठीक है, अच्छा स्पीड निकल जाएगी यहां से, है ना, 16/4, तो ऐसे निकाल सकते हो आप, कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड एक केस में और 8 मीटर एक केस में, ठीक है, डाल लेना वैल्यूज, कितना आएगा 5.35, ठीक है, 1 किलोवाट आवर, दिस विल बी इक्वल टू 30 कितना है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज, दिस विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू w बाई q, ऐसे लिखते हैं ना, v इज इक्वल टू u बाई q लिखते हैं, तो u को हम w भी लिखते हैं, तो पता नहीं कितनी बार मैंने जब फॉर्मूले ड्राइव किए हैं तो हमने आपको करवाया है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 3 रजिस्टर 20 10 एंड 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो जब पैरेलल में है तो 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/2, इसी तरीके से आपके पास आएगा, है ना, सी आंसर आंसर का। इक्वेशन ऑफ द पोजीशन टाइम रिलेशन, देखो पोजीशन टाइम की बोल रहा है आपको, ठीक है, पोजीशन टाइम की रिलेशन जो बनता है दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। ठीक है, मोस्ट हजार्डस मेटल, तो पॉल्यूटेंट लेड होता है, मोमेंटम इज मेजर्ड इन मास एंड वेलोसिटी, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो क्या बताते हैं आपको, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया, एरिया तो मल्टीप्लाई में आता है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऐसे आता है ना, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो दिस डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डेंसिटी दी गई है सिल्वर की, वाटर की पता है, आपको डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालना है, तो रिलेटिव डेंसिटी है 10.8 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर बाई 10⁻3, तो 10⁻3 साइड आ जाएगा, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू डी ऑप्शन। ओके, आसान क्वेश्चन है सारे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, द स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास, तो आपको पता है n इज इक्वल टू सी वाई वी होता है, ठीक है, तो आपके पास रिफ्रैक्टिव है 1.5, ठीक है, तो नीचे जाके ये 3 × 10⁸ कुछ इसी तरीके से बनेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v, तो इसको यहां से काट दो, तो इसको 2, तो v की वैल्यू चाहिए तो ये ऊपर चले जाएंगे सेम, है ना। देखो फोर्स टाइम वेलोसिटी, डिनोट द फोर्स टाइम वेलोसिटी, रिप्रेजेंट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास, तो दिस विल बी इक्वल टू एफ टी बी, जैसे लिखते हैं ना एम एल टी, ठीक है,
तो बोलता है एफ हो गई फोर्स, टी हो गया टाइम, और ये हो गया वेलोसिटी। तो वैल्यू डाल सकते हो आप। फोर्स के लिए जैसे m l t-2 होता है, टाइम के लिए t हो गया, इसके लिए l t-1 आपके पास होता है। ठीक है, रीअरेंज करना है जस्ट आपको। तो पूछ रहा है कि मास, फॉर्मूला फॉर मास इज, तो मास की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू एफ टी वी इनवर्स। टू वेक्टर हैं आपके पास, परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, पैरेलल हो तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। मिरर फॉर्मूला पूछ लिया, देखो 1/f इज इक्वल टू मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। द ऑडिबल रेंज फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। बॉडी ट्रेवल ए टू बी 40 मीटर पर सेकेंड एंड ए बी टू ए 60 मीटर। वही हो गया टू ऑफ v1 v2 बाई v1 प्लस v2। v एवरेज निकालना है। ठीक है, हैवी बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड रिस्पेक्टिबल प्लैनेट उनको बोलते हैं सैटेलाइट। द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट दैट इज द वेस्ट टू ईस्ट। रेन ड्रॉप स्फेरिकल होती है ड्यू टू सरफेस टेंशन। A piece of wire resistance R cut into 5 equivalent part then connect in parallel। आपके पास एक वायर है, ठीक है, जो R है आपके पास, उसको 5 इक्विवेलेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी अगर देखा जाए तो जैसे 1/, जैसे मान सकते हैं ना, अगर R है उसकी, तो टोटल 5 पार्ट बन के 1/1 करके, है ना। जैसे 1/r भी मान सकते हैं, 1/r, क्योंकि मान लो इसकी R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है, टोटल R इक्विवेलेंट ऐड करके आती है। तो बोलते हैं फिर हमने इसको पैरेलली आपके पास जोड़ दिया। पैरेलली तो बटे में आपके पास लिखते हैं 1/r प्लस 1/r, आर आर करके इस तरह के आएगा। ठीक है, तो पूछता है आपके पास ऑफ आर कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन द रेशियो निकालनी है। आर बाई आर डैश की रेशियोज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो रेशियो कितनी आएगी, दिस विल बी इक्वल टू 25 के साथ आएगी, 25/1, है ना, ऐसे होता है 25/1 करके उसके रेशियो आती है। देन द रेशियो, तो रेशियोज की आपके पास यहाँ पे पूछी गई है। क्लियर, तो आप रेजिस्टेंस के साथ उसको निकाल सकते हो कि अगर आपके पास आर वाली है तो आर इज इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 3 2 5, है ना, तो यानी 5R। तो एक आर तो इस तरह से बन गया जैसे इक्विवेलेंट के साथ अगर आप देखोगे तो। ठीक है, इन्हीं को अगर आप पैरेलल लगा दो तो ऐसे होगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो वो आर ही होगा। दिस विल ऑल्सो इक्वल टू 5/r, तो आर से आर कट जाएगा, 25 आपके पास बनेगा, है ना। व्हाट इज द काउज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंफ्रारेड जो हीटिंग वेव होती है। हु डिस्कवर व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हेंस, और स्टेट जो थे आपके पास, सॉरी, फेरेडे, फेरेडे लॉ ने आपके पास रिप्रेजेंट किया था, है ना। 1 मिनट को एक बार क्रॉस चेक करता हूं। Who discovered that when the current is passing through a conductor it produces magnetic field। Hence, और स्टिड ने ही कहा था, है ना। और स्टिड का एक्सपेरिमेंट हमने किया था, अगर आपको याद होता तो। स्नो रूल पे भी पढ़ा था हमने एक, स्नो रूल, यानी जब भी करंट आपके पास किसी भी मैग्नेटिक नीडल में से पास होगा जो कि साउथ टू नॉर्थ रखी गई है, तो उसकी जो डिफ्लेक्शन होगी वो वेस्ट को साइड को होगी, है ना। तो ए इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 कूलम ऑलरेडी पड़ा हुआ है। एडी करंट इज नॉट काउज, एडी करंट से स्पार्किंग नहीं आती, वो सेल्फ इंडक्टेंस का काम होता है, जो इंडक्शन होता है आपके पास, है ना। तो आप खुद देखो सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आसान पेपर है ना, ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, एक तो नहीं उल्टा हो गया है सारा पेपर, पता नहीं हुआ क्या है इसको। ठीक है, देखो लास्ट के पेज सीधा है, इसके बाद आई थिंक 2020 के आसपास का पेपर है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन अब तो सीधे हैं ना। तो अब आप भी इसका आंसर देखो, पहला ही क्वेश्चन हो गया वाट आवर मेजर्ड। अभी हमने देखा पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, यानी एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, यही आपके पास होगा। तो पावर के यूनिट क्या होते हैं आपके पास,
दैट इज द वॉट, और टाइम को आवर में लिख सकते हो। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट हैं, है ना। जो वाट आवर आपके पास होते हैं वो एनर्जी के यूनिट आपके पास बनेंगे। डी पावर के यूनिट है ये। एनर्जी के यूनिट है, डी कैसे आएगा, है ना। वाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अभी पढ़ा, अभी गलत दे रहे हो आंसर, तो एग्जाम में जाके क्या करोगे फिर वहां पे। नेक्स्ट है हमारे पास, 1 टेस्ला इज इक्वल टू, बताओ, इनके ऑप्शन तो है भी नहीं यहाँ पे वैसे भी। 1 टेस्ला इज इक्वल टू, 10 टू पावर, आपने ऐसे पढ़ा होता है, 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू पावर -4 टेस्ला, ऐसे आप पढ़ते हो। यहाँ पे उल्टा पूछ लिया इन्होंने, यानी इन्होंने पूछ लिया है 1 टेस्ला इज इक्वल टू हाउ मैनी, तो 10 टू पावर 4 गॉस हो जाएगा। उल्टा तो है, और क्या है इसमें। नेक्स्ट है आपके पास, बॉटम ऑफ ए कंटेनर इज फिल्ड विद लिक्विड अपीयर स्लाइटली रेज्ड, पढ़ा था अभी हमने, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से आपके पास ये आता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है, वेव विच कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, जो आपके पास ट्रेवलिंग वेव से वो तो मूव कर जाएगी, लेकिन जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो नहीं कर पाएंगी। तो इंफ्रासोनिक जो एक साउंड वेव की कैटेगरी के अंदर आती है। और वायर लेंथ 1000, सॉरी आर की वैल्यू दी गई है 1000, है ना। लेंथ डबल हो गई, हमने पढ़ा था कि अगर R2 कितना होगा आपके पास, जितनी आपके पास लेंथ में चेंज आ रहा है, ठीक है, उसका स्क्वायर इंटू R1। एक ट्रिक हमने पढ़ी, तो R इज इक्वल 2 टाइम हो चुका है, यानी 4 इंटू 1000, दिस विल बी इक्वल टू 4000। ठीक है, अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज, तो आपके पास मीडियम की तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, तो 3 के साथ डिवाइड होगा, 3 इंटू 10 टू पावर 8 बाई 1.5 इंटू 10 टू पावर 8, तो यहां से कट गया, या आपके पास यहां से कट जाएगा, 2 आंसर आएगा इसका, है ना। 65 का बी कौन बोल रहा है, बहुत गलत आंसर दे रहे हो आप सारे, है ना। ठीक है, ऐसे बात नहीं बनेगी। आइसोथर्मल के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है ना। नेक्स्ट है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 3 kg एंड द मोमेंटम 2 न्यूटन, तो आपके पास रिलेशन भी होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ρ² बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी आपके पास होती है हाफ mv², और लीनियर मोमेंटम होता है आपके पास मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम आपके पास दिया गया है, ठीक है, और मास भी दिया गया है, तो मोमेंटम 3 है, मास आपके पास यानी इज इक्वल टू, सॉरी मोमेंटम 2 है, मास 3 है, 3 बाई 3, एक वैल्यू तो यहीं से आपके पास आ जाएगी, एम से एम कैंसिल हो जाएंगे बाद में। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, कितना आया, 2/3 जूल, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, a body of 100 gram is moving with a velocity of 15 meter per second, the momentum associated with the body, मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, यानी द फोर्स या पुजेस बाय द बॉडी। ठीक है, तो ग्राम में हम लेते नहीं है, तो 1000, 100 डिवाइडेड 1000 इंटू 15 मीटर पर सेकेंड, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, तो 0.1 इंटू 15, दिस विल इक्वल टू 1.5। ठीक है, 1.5 kg सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, 1.5, मोमेंटम पूछ रहा है ना, मोमेंटम होगा, जैसे बिल्कुल
केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। बी इज द राइट आंसर, ऊपर यूनिट एक्सेलरेशन के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, फॉर अ डायटोमिक गैस द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस सीपी बाई सीबी। पढ़े वैल्यू सारी सीपी बाई सीबी की, है ना, एट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। केमिस्ट्री में भी बताया था, फॉर डायटोमिक के लिए, फॉर ट्राइएटोमिक के लिए, फॉर मोनोएटोमिक के लिए, है ना, 1.40 होती है फॉर डायटोमिक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्वेश्चन है। द velocity of a particle in simple harmonic motion at displacement y for the mean position is। आपके पास v की वैल्यू पूछ रहा है, पढ़ा था, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे आपके पास आता है ना, सॉरी माइनस के साथ होता है, माइनस होता है ना बीच में, ए स्क्वायर माइनस माइनस वाला, तो बी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ प्रिज्म इज यूज टू सी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। जो रॉक साल्ट प्रिज्म होता है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आगे देखो, द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर इज। ठीक है, द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर, अगर फॉर्मूला देखे जाएंगे तो ये होता है हाफ ऑफ एल आई का स्क्वायर, लेकिन प्योर के अंदर जीरो होती है। ओके, मोस्ट इलास्टिक, मोस्ट ऑफ टाइम आपको बता दिया गया है। अ लाइट बॉडी हैवी बॉडी, मोमेंटम सेम है, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जो आपके पास लाइट बॉडी होगी, क्योंकि फॉर्मूला है रो स्क्वायर बाई 2m। जब आपके पास मास लीनियर मोमेंटम सेम होगे तो मास के साथ चलेगा, तो जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा आपके पास होगी। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। क्या बोलते हैं आपके पास, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, देन द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी। ठीक है, क्या बोलते हैं, देखो कोई भी फोर्स है किसी पार्टिकल को परपेंडिकुलर लग रही है टू इट्स वेलोसिटी, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जैसे ऑब्जेक्ट मान लो इस साइड को जा रहा है, तो जो फोर्स है वो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना, तो पाथ कैसा होगा। अब ऐसा पाथ कब मिलेगा आपको देखने को, एक सर्कल में मिलता है ना, इस तरीके से एक सर्कल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक सर्कुलर पाथ आपके पास होगा। The ratio of electric to the gravitational force of interaction between two electron is about। तो अप्रोक्सीमेशन में आपको निकालना है। ठीक है, जस्ट आपको इनकी वैल्यू डालने को, रेशियो पूछ रहा है ऑफ इलेक्ट्रिक टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी इक्वल टू 4.17 इंटू 10 टू पावर 42। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता है ना, दैट इज एफ जी इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, यही आपके पास होता है। ठीक है, और यही केस अगर आप दूसरे में देखो तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आपके पास होता है। ठीक है, इनकी रेशियो है ये। नेक्स्ट है हमारे पास, अ कैपेसिटर एक्ट एज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट। ठीक है, डीसी के लिए जो है आपके पास कैपेसिटर एक्ट करता है इनफाइनाइट रजिस्टर के साथ। ठीक है, according to Hooke's law of elasticity, if stress is increased, then the ratio of stress and strain, क्या पढ़ा था हमने हुक्स लॉ में, कि स्ट्रेस और स्ट्रेस जो स्ट्रेन है उनकी रेशियो क्या रहती है आपके पास, सेम रहती है। ठीक है, क्लियर, तो क्या हो गया आपके पास, रिमेन सेम, सेम होता है ना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, स्टोक्स आर यूज इन द साइकिल, एक साइकिल होती है ना, उसमें स्टोक्स यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारी जो शाखाएं होती हैं उनका यूज किया जाता है, स्पोक्स का, सॉरी। ठीक है,
उनका क्या काम होता है आपके पास? स्पोक्स आर यूज्ड इन अ साइकिल व्हील बिकॉज यस, टू इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एक तो व्हील को वो स्टेबिलिटी भी देता है लेकिन आपके पास, ठीक है, लेकिन जो मोमेंटम होता है ना उसको स्टेबल रखता है। ठीक है, शेप वाला तो गलत हो गया, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द व्हील। स्ट्रेंथ अपने आप आ जाती है वहां से, ठीक है, लेकिन प्रॉपर मोमेंटम बनाए रखता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपके पास स्टडी भी किया था। ठीक है, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन मास ऑफ द सेम बॉडी ऑन द मून m ही होगा आपके पास। क्यों? क्योंकि मास तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो, तो जो पता होता है सिर्फ उन्हीं को मार्क करो, है ना, जो पता नहीं है उनको फिर आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो सीधे से आपके पास मार्क हो जाएगा, है ना। फर्स्ट चला गया फोर्थ के अंदर, तो फर्स्ट डी दो में ही है। सेकंड चला गया थर्ड में, तो ए इज द राइट आंसर। रेन ड्रॉप सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल होती है। हार्ट अटैक प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, एनर्जी का, तो बर्नौलिस प्रिंसिपल। क्विड्स परफेक्ट इलास्टिक होता है। सैंड आपके पास ड्राई हो जाती है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, two solid A and B float in water. The solid A float with half of its volume immersed and B float with the 2 by 3 of its volume immersed. The density of A and B are in the ratio. तो जो A and B है उनकी जो डेंसिटी होगी आपस में वो कितनी होगी आपसे ये पूछ रहा है। तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, किस तरीके से आप डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 4:3 बता रही है, 3:4। ठीक है, ऐसे आएगा आपके डेंसिटी ऑफ ए एंड डेंसिटी ऑफ बी, दिस विल बी इक्वल टू 3/4। दोनों का रिलेशन बनाना है ना आपस में, तो 3 into 4 करके आपके पास आएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉलिड ए फ्लोट विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो वो सॉलिड ए जो है वो अपने वॉल्यूम का हाफ है, और बी जो है वो 2/3 है। क्लियर, तो जो सी है वो इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन इज, दैट इज म्यू बी इज इक्वल टू ई एच अपॉन 2 m e। ठीक है, कौन सा होना है यहाँ पे, ई एच अपॉन 2 m e। तो ई से ई को काट सकते हैं ना, एच अपॉन 2 m बन जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, ई एच के साथ आएगा ना, ई नहीं कटेगा, ई ऐसे बनेगा ये। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल केबल्स। इसका आंसर दे दिया, आर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन से यूज होता है ना, और लाइट उसमें ट्रेवल करती है, तो कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग है। अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, है ना, 20 मीटर जो है वो 10 to 20, तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो ये मिनिमम और है। ठीक है, तो 400 और ये आपके पास 100। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज निकालना है ना, तो एस स्क्वायर यानी √4 यानी 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 400 प्लस 100 यानी √5। दिस विल बी अराउंड इक्वल टू, कितना आएगा इसका,
500 का अगर आप करते हो, 30 भी नहीं आएगा, 25 भी नहीं आएगा, है ना। 25 625 होता है, तो दिस विल बी अराउंड इक्वल टू 22.5 के आसपास आएगा, है ना। नेक्स्ट है आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, वेक्टर्स है आपके पास। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, देन द एंगल बिटवीन a एंड b। तो किया था हमने ऐसे क्वेश्चंस भी, इनको एक दूसरे के बराबर जो कंप्यूट कर देते हैं हम। बताओ, ये सारे क्वेश्चन करवाए हैं आपको। यस, 90 डिग्री। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द नेचर ऑफ पाथ फॉलो बाय द पार्टिकल। देखो इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द नेचर ऑफ पाथ फॉलो बाय द पार्टिकल। देखो नेचर बता रहा है पाथ का, दिस विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन भी आपको बता देती है, ठीक है, और वेलोसिटी बता देती है, स्पीड नहीं बता पाएगी नेचर का। ठीक है, ये तो हमने अभी किया है आपके पास, v एवरेज इज इक्वल टू v1 v2 वाला। ठीक है, द रीजन ऑफ शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर इज। इजी क्वेश्चन है। तो अब आप देख पाओगे कि फिजिक्स आपकी ओवरऑल बहुत अच्छे से कवर हो चुकी है। जितना भी आपको पढ़ाया है ना, उसको भी अगर अच्छे से पढ़ते हो, फिजिक्स आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप 30 आउट ऑफ 30 भी निकाल सकते हो। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे भी कर दोगे तो भी 28 29 नंबर आपके कहीं नहीं जाते हैं, कहीं भी नहीं। बहुत आराम से आप जो है उसको कवर अप कर लोगे। वही बात है कि लेकिन आप कैसे उसको अप्लाई करोगे। ठीक है। हाँ, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये हमारे पास रहा, इजी क्वेश्चन है तो एकदम। एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर जीरो होता है। अगर कोई दो इक्वल वेक्टर हैं, दोनों साइड एंगल कितना रहेगा, जीरो। वर्क डन टू मूव अ चार्ज, ठीक है, और बिटवीन टू पॉइंट इन इक्यू पोटेंशियल सरफेस। आपने पढ़ा था जब भी कोई इक्यू पोटेंशियल सरफेस आपके पास होता है, उसके अंदर जो आपके पास वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है ना। ठीक है। डिस्टिंक्ट कलर ऑफ आई, आइरिस की वजह से होती है। कार चल रही है रेस्ट से, u की वैल्यू जीरो, एक्सलेशन है उसकी 2 मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर 2 सेकेंड, टाइम है 2 सेकेंड। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, डिस्टेंस निकालना s की वैल्यू, v कितना है आपके, या ऐसे निकाल दो, v इज इक्वल टू u प्लस 80। चलो टाइम तो है ना, एक्सलेशन भी है आपके पास, और v भी आप, v नहीं है हमारे पास ना। ठीक है, तो v निकाल सकते हैं हम यहां से पहले। ठीक है, कि v कितना आपके पास आएगा, तो v निकाल लो, चाहे ये जीरो हो गया, एक्सलेशन 2 है, टाइम भी 2 है, तो v की वैल्यू होगी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यही तो तो डिस्टेंस निकालना है आपको। तो डिस्टेंस कितना आया, 4 ही आएगा ना। हम्म, ठीक है, 4 मीटर आएगा आपके पास। कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सलेट 2 मीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 2 सेकेंड। हाँ ठीक है, 2 सेकेंड में, 1 सेकेंड में देखो 2 मीटर कवर कर रहा है, तो 2 सेकेंड में 4 हो जाएगा आपके पास। ठीक है। हाँ, ट्रिकलिस्ट से भी आ जाता वैसे, है ना। वी स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर, फिर वी की वैल्यू 4 है ना, 4 का स्क्वेयर 8 हो जाएगा, और ये साइड आके इसको काट देगा, तो दिस विल बी इक्वल टू। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मोमेंटम पूछ रहा है, तो रो इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो 10 इंटू 2 यानी 20। रिलेशन नेक्स्ट आपके पास, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, पढ़े थे।
हमने क्या देखा था, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हमेशा यानी इंक्लाइंड के ऊपर और डिक्लाइन के ऊपर बराबर रहते हैं। तो फ्रिक्शनल एंगल और एंगल ऑफ रिपोज हमेशा बराबर होता है। ठीक है। 1 नैनो 10⁻⁻⁹। व्हाई डज द सन अपीयर बिगर सनसेट एंड सनराइज? रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, आपको वो थोड़ा सा आगे पीछे दिखता है। ठीक है। एस्केप स्पीड, किसी भी चीज को अर्थ से बाहर भेजना है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एस्केप स्पीड ऑफ द अर्थ। स्केलर क्वांटिटी कौन सी है आपके पास? मास एक स्केलर क्वांटिटी है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट बिकम हाफ, अगर करंट आई की वैल्यू अगर आपके पास आधी हो जाती है। ठीक है। यानी पहले आई जो था वो आई था, फिर I2 जो बन गया वो बन गया I1/2, यानी आधी हो गई। तो आप निकाल सकते हो आई के साथ, ठीक है, रेजिस्टेंस का रिलेशन लगा के, तो कितनी हो जाएगी वो आपके पास? डबल हो जाएगी। ठीक है। करंट कम हो गया ना तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी आपके पास। यहाँ पे सीरीज में जोड़ा गया है। ठीक है। सीरीज का मतलब होता है एक ही लाइन में है। तो 2+4+10 = 16। ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं, पता है सीरीज में है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी? बायोमास एटॉमिक एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। यहाँ पे मैच कर देखो, टाइम तो चला गया सेकंड में, प्रेशर चला गया पास्कल में, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चले गए फैराड में, और हीट चली गई जूल के अंदर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नेगेटिव? डिस्प्लेसमेंट कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकती है। द स्काई अपियर ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्काई इसीलिए ब्लू आपके पास होता है ना। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन है, पढ़ा था हमने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वो वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो डब्ल्यू भी निकाल सकते थे ना आपके पास, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो एरिया निकालना, तो देखो ट्राइंगल कुछ इस तरह से ट्रेपीजियम बना हुआ है, दो इसमें ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, और एक रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है। तो 45 जूल, ये भी क्वेश्चन करवाया है आपको। स्पीड ऑफ द कार बिकम 4 टाइम्स देन द काइनेटिक एनर्जी, अगर कार की स्पीड 4 टाइम हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम हो जाती है, ये भी पढ़ा है। ठीक है। एरिया अंडर वी टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट आप खुद देख लो, पिछले पता नहीं कितने पेपर में सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, 0। वैसे जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड, लेकिन जी आपको पता है कैसे चलता है? रेडियस के साथ चलता है। अगर रेडियस 0 हो जाएगा तो जी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जी जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के साथ। ठीक है। अगर रेडियस की वैल्यू कम हो जाएगी आपके पास, तो रेडियस जहां पे 0 है वहां पे इसकी वैल्यू भी 0 होगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट, आईआर रेज की वजह से कौन सी पोलराइज नहीं होती? जो आपके पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ना, जस्ट लाइक अ साउंड वेव। एन इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 60, तो इसका पाथ कैसा होता है? हेलिक्स टाइप का। कैसा पाथ होता है उसका? हेलिक्स टाइप का पाथ होता है। ठीक है। ये टर्म आई थिंक हमने नहीं पढ़ी थी। एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, an object weight 10 Newton when measured on the surface of the earth, but would be its weight when measured on the surface of the moon? तो आपने अभी पीछे पढ़ा था हमने तकरीबन 0.16, ठीक है, इतना कंपेयर करके उसकी वैल्यू को निकाला था कि हमारे पास इतनी वैल्यू उसकी कम हो जाती है, ऊपर से 1/6 होती है ना। तो अगर वहां पे 10 है तो 10/6 हो जाएगा। ठीक है। 1.67। ठीक है। अ साउंड वेव हैज फ्रिक्वेंसी 2 हर्ट्स, वेवलेंथ भी दी गई है, आपको स्पीड निकालनी है। ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे यहां पे? द साउंड वेव हैज अ फ्रिक्वेंसी 2 हर्ट्स एंड वेवलेंथ 100 सेंटीमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव। अब याद करो थोड़ा सा पीछे, हमने कुछ रिलेशंस आपके पास स्टडी किए थे, है ना, पढ़े थे ना कुछ रिलेशन आपके पास, जिसमें हमने स्पीड, वेलोसिटी, इन सब की बात कही थी। तो v की वैल्यू कितनी आती है आपके पास? f इंटू लैम्डा, कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हो।
यानी फ्रिक्वेंसी कितनी है और कितनी उसकी लैम्डा की वैल्यू आपके पास है। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, जब मीटर में है ना सारी वैल्यूज, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 100 तो 1 ही आएगा ना। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी, और ये रिलेशन पढ़े हैं, याद करना। केमिस्ट्री में जब हमने आपको स्टार्टिंग में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर जब करवाया था, तो ये सारी चीजें हमने वहां पे की थी। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ मर्करी टू 4.2 कैल्विन इज, तो उसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होती है उस टाइम। ठीक है, कितनी होती है, जीरो के आसपास होती है। 1 किलोवाट आवर, 3.6 इंटू 10⁶ यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, फोर्स बाई चार्ज, यही होता है। तो फोर्स के यूनिट हो गए न्यूटन, और कूलम इनवर्स, तो न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, व्हेन करंट, आपके पास जॉन है, किसी हीटर में पोटेंशियल दिया गया है 220, और उसकी रेजिस्टेंस आपके पास दी गई है 50 ओम। तो बाई, तो पावर निकल जाएगी यहां से डायरेक्टली। ठीक है, यही पूछा है ना आपके पास, इफ रेजिस्टेंस ऑफ दैट हाउ मच करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक हीटर देन। तो आई की वैल्यू भी आप यहां से निकाल सकते हो। यहां से इसको काट दो, दिस विल बी अराउंड इक्वल टू 4.4 एम्पियर। ठीक है, रॉकेट वर्क करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। ओके, ठीक है, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे, और देखो इजी क्वेश्चन एकदम, है ना, जो आपने ऑलरेडी स्टडी किए हैं। तो अगर आप देखोगे ना, तो आप, अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो, तो आपको किसी और चीज को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो ऑलरेडी आपको करवाया गया है ना, वही आपके लिए जो है वो सफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, देखो फिर से आपके पास रिपीटेबल क्वेश्चन आ गया। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू अ सब्सटेंस ऑफ मास 1 ग्राम, है ना, रिपीटेबल क्वेश्चन है। 9 × 10⁻13 जूल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, momentum for an electron in second orbit of hydrogen atom as per Bohr model is, ये एक नया क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। सेकंड की बात कर रहा है। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 होती है उस केस में। दिस विल बी इक्वल टू h/2 पाई, कुछ इस तरीके से आएगा। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा, तो h/पाई ही बचेगा फिर ना। एन एच अब होगा ना फिर, तो n की वैल्यू अगर 2 है तो यहां से कट जाएगा, तो h/पाई, h/पाई, है ना, ए इसका आंसर है। ठीक है, एल इज इक्वल टू 2h/2 पाई, ऐसे बनेगा, तो ये कट जाएगा यहाँ, दिस विल बी इक्वल टू h/पाई। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर ऑल द पोजिशंस। वर्चुअल इमेज किस केस में आपके पास बनती है, तो जो आपके पास कॉनकेव होता है, उसी में वर्चुअल इमेजेस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सोनोग्राफी, साउंड वेव का यूज आपके पास होगा। ठीक है, तो जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है, उन्हीं का यूज आपके पास होगा। रेडियो वेव, इंफ्रा, माइक्रोवेव, ये सारी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं आपके पास। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अ 100 mH coil carry a current 1 ampere, energy store its magnetic field is। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे, ये हमने अभी किया है, किया था ना, E इज इक्वल टू हाफ ऑफ Li²। मैंने करवाया भी था फॉर्मूला, और न्यूमेरिकल भी आपको बताया था कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, L की वैल्यू, ओ MH क्वाइल है ना, हेनरी था ना आपके पास, तो दिया ही गया आपके पास, तो 10⁻², के अराउंड बनेगा। ठीक है, इसका आंसर करो जरा कैलकुलेट, कितना आपके पास आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 100 मिली, यानी 10⁻3, तो 100 × 10⁻⁻3, तो ये तो खत्म कर देगा ना एक दूसरे को, 10⁻2 बनेगा, 10⁻⁻1 बन गया उल्टा ये। और करंट आपके पास एम्पियर में है, तो दिस विल बी इक्वल टू अराउंड 0.05 जूल। ठीक है,
कितना आएगा 0.05 जूल करके, क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव के अंदर है। 10⁻², ये है, और 10⁻⁻1 तो यही बन गया। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, और इंटू 1 है आपके पास। ठीक है। हम्म, और 2 भी था नीचे ना एक, 1/2 भी था साथ में, तभी बोलो सही क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है। मोबाइल टेलीफोन ऑपरेट्स टिपिकली इन द रेंज ऑफ। 1 वाला तो कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास, है ना। तो आप इसकी रेंज देखते हो, जैसे 2G हो गया, 3G हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 800 मेगा के अराउंड से चलता है ना। तो तकरीबन 5.7 गीगा तक वो चल पड़ता है आपके पास, है ना। तो आप एक जर्नल सा आइडिया ले सकते हो उसमें। तो 800 से 900 हम मेगा के अराउंड इसके आंसर ले सकते हैं, है ना। अप्रोक्सीमेशन में आएगा ना। वैसे हमने पढ़ा कितना था, 840 मेगा टू 935 मेगा, है ना, इतना हमने पढ़ा था। तो डी ही इसका राइट आंसर बनेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, दिस विल बी इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 above द ग्राउंड, द वर्क डन बाय द लगेज विल बी। तो W होता कितना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितनी फोर्स वहां पे लगी है, कितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स कितनी है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सलेशन, है ना। और कॉस ऑफ थीटा करके आता है। तो बोलते देखो, पोर्टर कैरी लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ये लगेज है, उसको ऊपर उठाया गया है, तो ऊपर ही तो पहुंचा है लगेज आपके पास, है ना। एंड पुट इट ऑन द हेड 1.5 मीटर द ग्राउंड। तो उसने तकरीबन डिस्प्लेसमेंट तो ले ली 1.5 मीटर की, और मास है उसका आपके पास 15 kg, इतना ही है। ठीक है। आपको उसका एक्चुअली वर्क डन निकालना है। तो इसकी फोर्स बनेगी कितनी अगर हम देखा जाए तो अगर आप देखोगे तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। अब एक्सेलेरेशन लिखा ही नहीं है इन्होंने, अच्छा ये जो है 10 यूज करनी है। तो मास 15 है तो एक्सेलेरेशन 10 है। ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 150 न्यूटन। तो दिस विल बी इक्वल टू 150 न्यूटन। और एंगल 0 डिग्री का है उनका, तो कॉस ऑफ थीटा 1 आपके पास आता है। ठीक है, ऐसे होगा ना, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा तो 0 डिग्री है, क्यों, लगेज गया भी ऊपर ही है, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम साइड्स। तो थीटा तो 0 आएगा, तो एफ एस का ही काम है यहाँ पे सारा। ठीक है। तो कर लो इसको, अपॉन 10 हो जाएगा, यहां से चल गया। 15 15 कितना होता है, 225। 225 जूल इज द राइट आंसर, है ना। अब आ गया आपके पास, पढ़ा था उस दिन, पावर फैक्टर इज मैक्सिमम इन एलसीआर सर्किट व्हेन। पढ़ा था, मैंने बताया भी था, इम्पीडेंस करके आपके पास है, जब आपके पास एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है ना। तब आपके पास क्या होती है, जो पावर कैपेसिटेंस है वो काफी ज्यादा आपके पास होती है। ओके। नेक्स्ट है आपके पास, वेव नेचर ऑफ लाइट इज वेरीफाइड बाई। क्या क्वेश्चन है, वेव नेचर ऑफ लाइट इज वेरीफाइड बाई। तो इंटर इंटरफेरेंस, वेरी गुड, पढ़ा था ना हमने। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली फोटो इलेक्ट्रिफायर रिफ्लेक्टिव न्यूटन ने हमें बता दिए थे, लेकिन इंटरफेरेंस हमें पता नहीं था। रजिस्टर ऑफ आइडियल एमीटर इज 0। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 10 सेंटीमीटर अबे।
यानी कोई पॉइंट है ना जो बाहर रखा गया आपके पास, ठीक है, तो उसके ऊपर कितना चार्ज है आपके पास यहाँ पे होगा, थोड़ा सा दूर रखा गया है उसको। तो फॉर्मूला पता ही है, दैट इज v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ 9 × 5 × 10⁻⁻7 अपॉन कितने दूर रखा गया उसको, 10 सेंटीमीटर है, तो 10/100। तो एक जीरो यहां से चलेगी, दिस विल इक्वल टू 0.1। तो 0.1 का मतलब होता है 10⁻⁻1। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 45, और इनको करेंगे तो 10⁻⁻, प्लस में आएगा +2, ऊपर जाएगा ये प्लस का बन जाएगा, इसको 3 कर देगा ये, है ना, 3 हो जाएगा, तो 45 × 10⁻³ तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 45 10⁻⁴ है, तो हो सकता है 4.5 करो तो इंटू 10⁻⁴ बन जाएगा ये, तो सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बर्नियल्स प्रिंसिपल इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अगर ये बता दिए तो मान जाएंगे, बर्नौलीज प्रिंसिपल। बेसिकली हम पढ़ते थे ना काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, तो एनर्जी के साथ आपके पास डील करता है। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज, याद है कुछ, हमने सबसे पहले रिंग के केस में पढ़े थे, है ना, जब उसको एक्सिस में से पास किया था और जब उसको हमने डायमीटर में से पास किया था। ये बात आ गई आपके पास एक डिस्क की, तो डिस्क को भी हमने एक्सिस में से पास किया था और डिस्क में भी आपने उसको जो है उसके जो डायमीटर उसमें से पास किया था, है ना। तो डायमीटर के केस में कैसे आया था, एम आर सबके अंदर होता है, ठीक है, बटे में भी आपके पास वैल्यू आई थी, तो क्या आया था, mr²/4। ठीक है, तो ये है आपके पास, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी द सरफेस ऑफ द अर्थ, फिक्स वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड, करवाने की दोबारा जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ए एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट इट पोसेस हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी। करवाया है ना, फॉर्मूला लिखवाया था ना, E इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी सेम ही था, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो आपके पास आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एक्स कितना आएगा आपके पास, दिस विल बी a/√2। ठीक है, ये हमने पहले भी सॉल्व करवा दी, इसलिए ज्यादा टाइम मैंने नहीं लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी नॉट बेस्ड ऑन फ्रिक्शन, which of the following activities not based on friction, writing, speaking, walking, hearing। अब आप खुद देखो, लिखने में भी फ्रिक्शन लगता है ना, बोलने में भी फ्रिक्शन लगता है, वाइब्रेशन होती है, चलने में फ्रिक्शन लगता है, सुनने में वाइब्रेट करता है, अंदर जाके टच करता है, सेंसेशंस होती हैं, फ्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, कोई यूनिट नहीं होते लीनियर मैग्निफिकेशन के, नन। ठीक है, विद इंक्रीज इन प्रेशर स्पीड ऑफ साउंड रिमेन सेम, कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ 220 करवाया था आपको, है ना, पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट एसी मेन इज, कुछ ऐसे आया था, आई इज इक्वल टू I0/√2। ठीक है, √2 की वैल्यू दिस विल बी इक्वल टू, सॉरी, I0 इज इक्वल टू I/, कुछ ऐसे आया था। तो पीक वैल्यू तो दी गई है आपके पास, तो दिस विल बी इक्वल टू I0 इज इक्वल टू I RMS √2, तो 311 वोल्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज हाई स्पेसिफिक हीट, वाटर, आयरन, कॉपर या मर्करी।
बताओ। आयरन की होगी, है ना। आयरन की इन्फानाइट हमारे पास होती है। ठीक है, लोहा कोई भी होता है ना, तो कंडक्टर है काफी अच्छा, तो उसकी इन्फानाइट होगी। उसके बाद वाटर का नंबर आता है। ठीक है। इसमें भी इन्होंने वाटर ही आंसर दिया हुआ है कि वाटर की आपके पास ज्यादा होगी। हमने पढ़ा था ना कि वाटर की इन्फानाइट होती है ना। ठीक है, अब वाटर ही करना। क्लियर। एक बार मैं इसको ना क्रॉस चेक करके बता दूंगा, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अंदर जो आंसर है ना आपके पास, वो वाटर ही दिया गया है। मिरर यूज बाय द डेंटल डॉक्टर, कॉनकेव आपके पास यूज करते हैं। जेट इंजन वर्क करते हैं आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर। ठीक है। डी ब्रॉगली वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है। अ डी ब्रॉगली wavelength of neutron at 27 degree Celsius is lambda. What will be its wavelength at 9 to 7 degree Celsius? दो बार ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल चुका है ना। सेम क्वेश्चन है आपके पास, और सेम ही टर्म में हमने इसको देख लिया था। जो लैम्डा न्यूट्रॉन होता है, दिस विल बी इक्वल टू 1/λT। ये टेम्परेचर के साथ कुछ इस तरीके से डील करता है। ठीक है, इनवर्सली होता है, तो बस वैल्यूज डालनी है। आपको पास टेम्परेचर तो दिया गया है, ये दोनों साइड तो सेम ही है आपके पास। ठीक है, तो λ1/λ2 इज इक्वल टू अंडर T2/T1, ऐसे ही आपके पास होगा। तो बस वैल्यू डाल दो। एक 27 है तो T2 है ऊपर, तो 273 केल्विन प्लस 927 डिवाइडेड बाई 237 प्लस 27। तो ये देखो 27 पूरा है ना, तो तकरीबन 1200/300। तो ये कितना आएगा, 4 बनेगा अंडर रूट। ठीक है, तो 2 आएगा ना इसका। ठीक है, तो दिस विल बी तो अंडर रूट λ/2। ठीक है, ये बनेगा। यहाँ पे आपके पास पूछ रहा है आइडेंटिफाई द स्केलर क्वांटिटी। तो आपके पास स्केलर कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम आर द वेक्टर। एडी करंट डज नॉट काउज, स्पार्किंग नहीं होती एडी करंट की वजह से। डैम्पिंग, हीटिंग, लॉस ऑफ एनर्जी सारे होते हैं। सोलर सेल में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का यूज आपके पास किया जाता है। ठीक है। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट डीसी टू एसी। तो रेक्टिफायर जो है वो कन्वर्ट कर देता है एसी को डीसी के अंदर। ठीक है, जो डीसी है वो एसी में कन्वर्ट कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटर। ओके, पावर इन्वर्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है। डीसी टू एसी इन्वर्टर भी होता है ना, एक इन्वर्टर भी करता है वो काम। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा गेट है, बहुत आसान है। ये कौन सा गेट है जो यहाँ पे बना हुआ है। हेलो, आवाज आ रही है। पढ़े थे। देखो, नॉर भी नहीं है, नॉट भी नहीं है, इतना तो पता है, क्योंकि वो फॉलो कर रहे हैं ना। नॉट गेट ऐसा होता ही नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस तरीके से तो आपका टेस्ट होके रहेगा पास, है ना। और गेट है आपके पास से। ठीक है। आवाज नहीं आ रही है कि आप बताना नहीं चाहते, कैसा सोच रहे हो कि पेपर आएंगे उसी टाइम आपको बताएंगे। हम्म, ऐसा सोच रहे हो कि पेपर आएगा उसी टाइम बताएंगे, कहीं अभी बता दिए तो हमारी ताकतें खत्म ना हो जाए और अटेंडेंस कम हो गई। बोलो, कृष्णा है, दीक्षा है, अदिति है, अनीता है,
क्या हुआ? 4 बच्चे हैं सिर्फ क्लास के अंदर, और पेपर सर के ऊपर है, और पहले अटेंडेंस ज्यादा थी। इन न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल रॉड्स, जो कंट्रोल रॉड है वो किसकी होती है, बताओ? यस, कैडमियम की होती है आपके पास, है ना? अभी भी आंसर आ रहे हैं बी। बी आंसर कैसे आ गया? ये सारे के सारे टॉपिक अभी हमने किए हुए हैं, है ना? सोच लो, एग्जाम में क्या करोगे जाके फिर। और ये क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन हमारे पास है। और अगर आप इसमें भी इतना ज्यादा समय लगाओगे, इसको भी अच्छे से आप नहीं करोगे, है ना? क्लियर? तो बहुत परेशानी हो जाएगी। आराम से आप 30 आउट ऑफ 30 निकाल सकते हो। किसी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आपको सिलेबस करवाया है ना, अगर आप उसको भी अच्छे से कर लोगे ना, तो आराम से आपका टेस्ट हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, पेपर में डाइवर्जन भी आए तो 2 से 3% डाइवर्जन होती है, इससे ज्यादा कभी नहीं होती। यानी आपको जितना पढ़ाया गया है, आप उसको अगर अच्छे से स्टडी कर लोगे, जो थ्योरी पढ़ाएगी, मैं इसलिए बोलता था हमेशा, नोट्स पढ़ने हैं मत पढ़ो, मॉडल टेस्ट पेपर देने पड़ेंगे, और साथ में क्लासेस। अगर आप क्लासेस अच्छे से लगाते हो, साथ में मॉडल टेस्ट पेपर, ठीक है, जो लाइव क्लासेस आपको दी है ना, लाइव क्लासेस प्लस मॉडल टेस्ट पेपर, और पी वाई क्यू तो हम क्लास के साथ ही करवा देते हैं। तो आप देखोगे क्लासेस के साथ पी वाई क्यू सारे हो चुके हैं, कुछ ज्यादा परेशानी नहीं आई। और तकरीबन 45 डेज सिर्फ, कितने? 45 डेज ओनली, नॉट मोर नॉट लेस। क्लियर? और अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो 30 दिन में भी हो जाता है। तो जितना आपने अभी तक पढ़ा है बहुत है, सम अप करो सबको, सबका रिवाइज करो, पढ़ो उसको, रिपीट करो, ठीक है? बार बार बहुत से बच्चे बोलते भी हैं, सर एमसीक्यू दे दो और क्वेश्चन दे दो। क्वेश्चन से क्या करोगे आप? जो आपको पढ़ाया गया है उस टॉपिक को समझो, उस टॉपिक के अंदर क्या है उन चीजों को देखो। प्लस साथ में आपको बता दिया मैंने, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक होती है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वहां से देखो। क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है वो होता है एंड, ठीक है, क्लासेस ओवर, पी वाई क्यू ओवर, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी खत्म हो गए, और आपके जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो भी यहाँ पे टोटली खत्म हो गए। ओके, अब आपके पास क्या बचता है? अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचता है कितना? इस टाइम पता है आपके बैच में कितने बच्चे हैं? 190। और अभी क्लास में कितने हैं? 6 से 7। तो भाई थोड़ा एक्टिव हो जाओ, जो रिकॉर्डिंग में भी देख रहे हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसा है कि देख लेना, नहीं तो बाद में आप बोलोगे कि सर ने कुछ नहीं पढ़ाया था। सर ने सब कुछ पढ़ा दिया, सर के पास जितना भी नॉलेज था वो हमने आपको सारा दे दिया, ठीक है? तो जितना भी आपके पास है यहाँ पे, वो सारा का सारा, इतना इतना भी पढ़ लोगे ना। देखो 10 मॉडल टेस्ट पेपर दिए हैं आपको, 10 अभी और देंगे आपको, लेटेस्ट जो लेटेस्ट आपको देंगे, ठीक है? तो फिजिक्स का सिलेबस होता है यहाँ पे ओवर। बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट देना होगा आपको, तो वो जैसे यूट्यूब के ऊपर हम कंबाइन वीडियो डालते हैं, तो वहीं से वो आपको मिल जाएगा अब। ओके, क्योंकि वो कंबाइन रहता है ना, एक मंथ हम यूट्यूब के ऊपर भी पढ़ाते हैं लास्ट में, तो अब थोड़ा हम यूट्यूब के ऊपर भी स्टडी करवाएंगे। काफी टाइम हो गया वहां पे भी कोई वीडियोस वगैरह हमने नहीं डाली हुई है, तो वहां पे भी आप देखते रहिएगा। अगर कोई वीडियोस वगैरह आती है किसी क्वेश्चन से रिगार्डिंग, नहीं भी देखेंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सारी चीजें करवा दी गई है। तकरीबन 400 प्लस लाइव क्लासेस टैट के लिए ऑलरेडी हो चुकी है ना? तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ज्यादा करवाने का फायदा है, फिर कंफ्यूजन ही होगा आपको। तो अच्छे से पढ़ो इन सब चीजों को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिए। 2012 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर आए थे, उसमें जितनी भी फिजिक्स आपके पास आई थी, वो हमने सारी पढ़ ली है। अब डाउट सेशन है, कल सेम टाइम के ऊपर डाउट सेशन होगा। अब डाउट सेशन का मतलब है आपके डाउट, मेरे डाउट नहीं,
मुझे लगता था जो भी डाउट है वो मैंने सारे करवा दिए। अब आपका काम है, अगर डाउट होंगे तो नेक्स्ट क्लास होगी, अगर डाउट नहीं होंगे तो नेक्स्ट क्लास नहीं होगी। ठीक है, फिर मैं अपने अकॉर्डिंग करवाऊंगा जो मुझे लगता है कि नहीं ये चीज करवानी थी, क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा प्रैक्टिस के लिए, है ना। जिन्होंने सिलेबस खत्म कर लिया है वो अपना मॉडल टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करो। जिन्होंने सिलेबस खत्म नहीं किया है वो फटाफट से 10 तारीख से पहले अपने सिलेबस को खत्म कीजिए और फिर मॉडल टेस्ट पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके, और PYQ हमने ऑलरेडी करवा दिए हैं। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? यस और नो करके फटाफट से रिप्लाई करेंगे। ओके, वेरी गुड। तो बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं हमारे साथ जो कि काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट बैच से, है ना। और तकरीबन 4 से 5 महीने हमें हो चुके हैं पढ़ते हुए। और चलिए, अदिति जी को भी पता लग गया, कृष्णा जी को भी, दीक्षा जी को भी, मंजू जी को भी। अच्छे से पढ़िए, चीजों को कवर अप कीजिए। कोई भी इशू आता है, व्हाट्सएप नंबर आप सबको हमने दे दिया है, 8894521554। ठीक है, इसके ऊपर आप मैसेज करके, ठीक है, अपने जो भी डाउट्स हैं उनको लिख के डाल दिया कीजिए, हम सॉल्व कर देंगे। या जो भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, उस टॉपिक को आप वहां पे लिख के, सर ये टॉपिक पढ़ा दो एक बार। टॉपिक बोल रहा हूं मैं, चैप्टर नहीं बोल रहा। कोई कोई बच्चे कहते हैं चैप्टर लिख देते हैं, ऑप्टिक्स पढ़ा दो सर पूरा। डाउट्स का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे ऑप्टिक्स के अंदर सर रिफ्रैक्शन का थोड़ा सा बता दो, है ना, या नेचर ऑफ लाइट का थोड़ा सा बता दो, या किस तरह से इमेजेस बनती है उनका बता दो, वो होते हैं टॉपिक। पूरा ऑप्टिक्स पढ़ा दो वो तो पूरा चैप्टर है, तो पूरा चैप्टर पढ़ा दो तो वो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो पूछो। अब आपका टाइम है, हमारा टाइम खत्म, हमारा बोलना भी खत्म, अब आपका शुरू। बाकी मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट केमिस्ट्री की क्लास में। ठीक है, ओके, चलिए, धन्यवाद।